हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लव। वेलकम टू माय चैनल द स्टोर ऑफ नॉलेज। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एयरफोर्स में आने वाले इंग्लिश सेक्शन को लेकर बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं एयरफोर्स के एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो डाल चुका हूं। उसमें मैंने आपको बताया था कि एयरफोर्स में इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें अक्सर एक पैसेज, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वॉइस, नरेशन, एंटोनिम सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस आदि में से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, एग्जाम में बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे आपको। तो आइए जानते हैं इन्हें सॉल्व करने का तरीका। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। ये डायरेक्शंस क्वेश्चन 1 से लेकर के 4 तक के लिए हैं। लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ द पैसेज। यानी इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर दीजिए। दोस्तों, हम इसका साथ ही साथ अर्थ भी समझने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है, द वॉर ऑफ ईलम वॉज फॉट बाय द लिट्टेस लीडरशिप एट द behest ऑफ डिस्प्लेस्ड तमिल डायस्पोरा स्प्रेड अक्रॉस द यूएस एंड यूरोप। दोस्तों, इस पैसेज में आतंकवादी संगठन लिट्टे के बारे में बात की गई है, जिसके संस्थापक वेलिपिल्लई प्रभाकरन थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अमेरिका के और श्रीलंका के राष्ट्रपति की हत्या इसी आतंकवादी संगठन ने की थी। तो दोस्तों, यहां पर लिखा गया है द वॉर ऑफ ईलम, यानी कि ईलम का जो युद्ध है वो पूरे यूएस और यूरोप में फैले विस्थापित तमिल प्रवासियों के इशारे पर लिट्टे के नेतृत्व में लड़ा गया था। They had powerful lobbies, judging from the fact many Litte sympathizers had sought and gone asylum in those countries to propagate the war. उनके पास शक्तिशाली लॉबीज थी, पावरफुल लॉबीज, उनके पास में शक्तिशाली लॉबीज थी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कई लिट्टे समर्थक लोगों ने युद्ध का प्रचार करने के लिए अन्य देशों में मदद मांगी। तो दोस्तों, असाइलम का मतलब होता है शरण स्थली या मदद मांगना, और सिंपैथाइजर्स का मतलब होता है समर्थक, और प्रोपेगेट का मतलब होता है प्रचार करना। तो यानी जो लिट्टे के समर्थक लोग थे, उन्होंने युद्ध का प्रचार करने के लिए अन्य कई देशों में मदद मांगी। आगे, दैट इंक्लूडेड लिट्टे आइडियोलॉजी एंड एंटोन बालासिंघम, और इसमें लिट्टे के विचारक एंटोन बालासिंघम भी शामिल थे। दैट्स हाउ नॉर्वेजियन इंटरलोक्यूटर्स केम इन फॉर थर्ड पार्टी mediation and succeeded remarkably in achieving a dramatic climb down on the part of Sri Lankan government. दोस्तों, जो बालासिंघम थे, उनके ही प्रभाव की वजह से नॉर्वे ने हमारे यहाँ पर एक मध्यस्थ यानी मीडिएटर की भूमिका निभाई, और जो श्रीलंका की सरकार है उसको ए ड्रामेटिकल क्लाइम डाउन यानी उसकी भूल स्वीकार करवाने में उल्लेखनीय रूप से सफलता प्राप्त की। आगे लिखा हुआ है, ए सीज फायर वॉज कॉल्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बट द डायस्पोरा वॉज अगेंस्ट इट। जब नॉर्वे की गवर्नमेंट ने यहाँ पर श्रीलंका की गवर्नमेंट पर दबाव बनाया कि जो वो अपनी गलतियों को स्वीकार करें, तो फिर श्रीलंका की गवर्नमेंट ने सीज फायर यानी संघर्ष विराम को घोषणा की और उसको लागू भी किया गया। लेकिन जो प्रवासी लोग थे वो इसके खिलाफ थे। इवन कर्नल खुराना, द डिफीटेड लिट्टे लीडर, एडमिटेड दैट प्रभाकरन वॉज अनॉयड एट द वेरी आइडिया ऑफ फेडरल डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स इवन व्हेन बालासिंघम प्रोपाउंडेड इट। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ तक कि जो लिट्टे संगठन के हारे हुए नेता थे कर्नल खुराना, उन्होंने भी इस बात को माना कि प्रभाकरन इस बात से नाराज थे जो फेडरल डिवोल्यूशन ऑफ पावर किया गया था, यानी शक्तियों का जो संघीय बंटवारा किया गया था उस चीज से वो नाराज थे।
फिर यहाँ तक कि जो इसको जो प्रतिपादित किया था, यानी प्रोपाउंडेड मीन्स होता है प्रतिपादित करना, वो बालासिंगम ने खुद इसको प्रतिपादित किया था। यानी कि प्रभाकरण तब भी संघीय शक्तियों के बंटवारे से नाराज थे जब बालासिंगम ने इसे खुद प्रतिपादित किया था। दोस्तों आगे लिखा हुआ है, इट इज द प्रेशर ग्रुप विच मेड लाइफ मिजरेबल फॉर मिलियंस ऑफ श्रीलंकन तमिल्स। यानी कि यह उस समूह यानी लिट्टे का ही दबाव था जिसने लाखों श्रीलंकन तमिलों के जीवन को दयनीय बना दिया था। ये तो था पैसेज। अब दोस्तों हम इसके क्वेश्चंस को समझते हैं और आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु आर तमिल डायस्पोरास, यानी तमिल प्रवासी कौन थे। तो ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, द टोटल तमिल मास लिविंग इन श्रीलंका एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी जो तमिल प्रवासी हैं वो जो श्रीलंका में रहते हैं वो सभी, और जो विश्व के अन्य हिस्सों में रहते हैं वो सभी लोग तमिल प्रवासी हैं। तो ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा वाला देखिए, दोज तमिल्स हु हैव नो ऑरिजिन इन श्रीलंका बट हैव सिंपैथी फॉर लंकन तमिल्स। यानी ऐसे तमिल जो श्रीलंका से तो नहीं है लेकिन वो श्रीलंकन तमिल्स के लिए सिंपैथी रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं। तो ऐसा भी नहीं है। तीसरा सेकंड ऑप्शन क्या है, द डिस्प्लेस्ड तमिल्स फ्रॉम द तमिल हार्टलैंड टू अदर पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। यानी विस्थापित तमिल्स जो तमिल हार्टलैंड से अदर पार्ट में उनको भेज दिया गया है। तो ऐसा भी नहीं था। तो क्या था, द डिस्प्लेस्ड तमिल्स हु सेटल्ड अराउंड द वर्ल्ड। यानी जो ऐसे विस्थापित तमिल जो पूरे विश्व में सेटल हो गए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट डू यू मीन वाई द टर्म वी हैस्ट यूज इन द पैसेज। यानी इस पैसेज में आपने जो वी हैस्ट वर्ड को यूज किया है, ये आपने यहां पर देखा था, फर्स्ट लाइन में ही था, लिट्टेस लीडरशिप एट द बिहेस्ट ऑफ डिस्प्लेस्ड। यानी इसका आपने हिंदी अर्थ जो पढ़ा था वो ये था कि यूएस और यूरोप में फैले विस्थापित तमिल प्रवासियों के इशारे पर, यानी यहां बिहेस्ट का मतलब क्या था, इशारे, यानी उनके आदेश पर ही किया गया था। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है प्रीजुडिस। तो प्रीजुडिस का मतलब होता है, प्रीजुडिस का मतलब होता है पक्षपात करना, और इंटरिम का मतलब होता है अंतरिम, कमांड का मतलब होता है आदेश या इशारा, फाइट का मतलब होता है युद्ध। तो कौन सा हो गया, थर्ड वाला, कमांड यानी इशारे पर या आज्ञा पर। ठीक है, थर्ड वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एंटोन बालासिंघम। यानी इसमें बालासिंघम के बारे में कौन सा फैक्ट जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है, ही इज एन आइडियोलॉगी फॉर द तमिल कॉज। यानी वह तमिल कॉज के लिए एक विचारक हैं। तो ये बिल्कुल बात सही है, यस, ही वॉज एन आइडियोलॉगी फॉर द तमिल कॉज। सेकेंड ऑप्शन है, ही फ्लैड फ्रॉम श्रीलंका एंड गॉट शेल्टर इन वेस्टर्न वर्ल्ड। यानी वो श्रीलंका से भाग गए थे और जो पाश्चात्य देश हैं उनमें जाकर के उन्होंने शरण लिया था। यस, ऐसा भी हुआ था, वही तो यूएस और यूरोप में जाकर उन्होंने शरण मांगी थी। थर्ड ऑप्शन है, ही हैड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोल इन कन्वींस नॉर्वे टू गिव थर्ड पार्टी मीडिएशन इन श्रीलंका। यानी श्रीलंका में नॉर्वे को मीडिएटर की भूमिका निभाने के लिए उनका ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से रोल था। यस, ये ऑफ कोर्स उनका ही रूल था, हमने पढ़ा भी है ऊपर कि इसी तरह से उन्होंने किया था। तो ऑप्शन 4 ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, और वो क्या है, while in Sri Lanka he led the Litte from the front in war against security forces। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि जब वो श्रीलंका में ही रहकर उन्होंने सिक्योरिटी फोर्स के अगेंस्ट युद्ध किया था। तो ऐसा नहीं था, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, यानी यही वाला ट्रू नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द थ्योरी ऑफ फेडरल डिवोल्यूशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का संघीय बंटवारा जो था वॉज प्रोपाउंडेड बाई, इसको किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों हमने इसको पहले ही पढ़ा था कि इसको किसके द्वारा किया गया था, एंटोन बालासिंघम के द्वारा, और प्रभाकरण जो थे वो इससे नाखुश थे। तो इसमें ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये तीनों ही गलत हो जाएंगे, थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है,
स्पॉट द एरर विच मे बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस 1 और 2 और 3, यानी इसमें से एक पार्ट को एरर गलती है उसको ढूंढिए जो 1, 2 या 3 कहीं पे भी हो सकती है। इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज 4, अगर कोई एरर नहीं है तो आप नो एरर वाले ऑप्शन पे यानी 4 वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। तो कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, हायर यू गो द कूलर यू फील, नो एरर। दोस्तों आप अपना आंसर दीजिए। आप कोई कह रहा है 1, यस, 2 में भी बता रहे हो, नहीं। समझिए कैसे करोगे। देखिए मैंने आपको आर्टिकल जब कराया था तो उसमें एक क्वेश्चन बताता हूं मैं हमेशा कि अगर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एडवर्ब के रूप में किया गया हो तो हमेशा उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही हो या एक चीज के कम होने से दूसरी चीज कम हो रही हो तो हमेशा ऐसी जगह पर, दोनों जगह पर कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हो जाएगा, जितना अधिक तुम ऊपर जाओगे उतना अधिक ठंडा महसूस होगा। तो यहां पर करना पड़ेगा द हायर यू गो द कूलर यू फील, यानी जितना अधिक ऊपर जाओगे उतना ही ठंडा महसूस होगा। चलिए दोस्तों समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 समझ लेते हैं। लिखा है टू बी एट ड्रैगर्स ड्रॉन मीन्स, यानी ड्रैगर्स ड्रॉन का मीनिंग क्या होता है? खंजर निकाल लेना। ड्रैगर का मतलब होता है खंजर निकालना, ड्रॉन का मतलब होता है खींचना। तो खंजर निकालने का मतलब क्या होता है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है टू हार्म अनफेयरली, यानी बहुत ही बुरी तरह से नुकसान पहुंचाना। ना जी, बिल्कुल नहीं। थर्ड वाला देखिए, टू ट्राई हार्ड, कठिन कोशिश करना, ये भी नहीं होगा। चौथा टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस, यानी नतीजे, परिणाम भुगतना, नतीजा भुगतना, तो ये भी नहीं होगा। ड्रैगन्स ड्रॉग का मतलब होता है दुश्मनी निकालना या खंजर निकालना, मतलब टू बी बिटर एनिमी, बहुत जानी दुश्मन होना। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द लेटर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज जंप्ड अप एंड लेवल्ड PQRS, फाइंड द प्रॉपर सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। यानी ये जो सेंटेंस दिया गया है ये जंबल्ड है, यानी आधा ऊपर नीचे लिखा गया है। आपको इसको प्रॉपर सीक्वेंस में रखना है। तो दोस्तों देखिए सेंटेंस है इट इज अ। अब ए के बाद में हमेशा नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो अबाउट दो नाउन नहीं है, दैट नाउन नहीं है, स्टेबल गवर्नमेंट ये भी नहीं है, क्योंकि इसके तुरंत बाद इज आ रहा है। तो यहां पर ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो सबसे पहले क्या रखना पड़ेगा आपको? यस, ब्लेसिंग नाउ, इट इज अ ब्लेसिंग नाउ। फिर उसके बाद में क्या? दैट अ स्टेबल गवर्नमेंट इज अबाउट टू फॉर्म्ड, यानी सबसे पहले आपको एस, फिर क्यू, फिर आर, फिर पी। तो ये वाला कौन सा सीक्वेंस बन रहा है? यस, फोर्थ वाला। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी जिस वर्ड की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है उसको ढूंढिए। तो म्यूटिनियर का मतलब होता है विद्रोही, एकदम करेक्ट है। अनकम्युनिकेटिव, इसका मतलब होता है अल्पभाषी, तो ये भी करेक्ट है। फोर्थ दिया गया है इंडिजीनियस, तो इंडिजीनियस का मतलब होता है मूल निवासी, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट, यानी यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब रेलिंक्विश लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है त्यागना, लेकिन इसमें SE की जगह पे SH होना चाहिए था, तब ये सेंटेंस सही होता, तब ये स्पेलिंग सही होती। तो ऑप्शन 3 इज अवर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सिनोनिम ऑफ पैराडाइज इज, दोस्तों पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग। तो यहां पर देखो रेमेडी का मतलब है सुधार, पिटिएबल का मतलब है दयनीय, रिलैप्सिस का मतलब है पुनः पतन होना या दोबारा से गलती करना, जबकि हेवन का मतलब स्वर्ग हो जाएगा। तो पैराडाइज का सिनोनिम हो जाता है हेवन। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 10 क्वेश्चन देखिए, एंटोनिम ऑफ विरीव। विरीव का आपको एंटोनिम बताना है। तो विरीव का मतलब होता है डेप्राइव्ड ऑफ, यानी वंचित करना, ये वंचित करना विरीव कहलाता है। तो अब आप समझ लिए ऑप्शन 1 का यानी जो बेनिवोलेंट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है परोपकारी, चर्लिस का मतलब होता है अभद्र, एसोसिएट का मतलब होता है सहयोग करना, और साइट का मतलब होता है उल्लेख करना। तो कौन सा हो जाएगा? यस, एसोसिएट। एंटोनिम बताना है तो एसोसिएट, यानी विरीव का मतलब वंचित करना, एसोसिएट का मतलब सहयोग करना। ओके, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, चेंज द नरेशन, आपको इनडायरेक्ट बनाना है। आई सेड टू माई मदर प्लीज, माई फादर प्लीज गिव मी मोर मनी। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस है, प्लीज लिखा हुआ है, सबसे पहले सेड या सेड टू को किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में, और इनवर्टेड कॉमा हटा के टू लगाते हैं और प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं। मी को चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, तो आई है, आई के अकॉर्डिंग मी ही रहेगा। यानी अभी आपका सेंटेंस बन जाएगा, आई रिक्वेस्टेड माई फादर टू गिव मी मोर मनी। कौन सा आंसर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। यस, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, बाकी के सभी इनकरेक्ट है। 12 देखिए, चेंज द वॉइस, यानी वॉइस चेंज करिए, एक्टिव से पैसिव बनाइए। हु कैन सेव अवर कंट्री, तो आपको सब हु वाले सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या लगाना होता है, वाई होम, फिर हेल्पिंग वर्ब तो कैन, फिर ऑब्जेक्ट अवर कंट्री, वी सेव्ड। तो यानी ऑप्शन थर्ड, इसमें भी ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, बाकी की सभी गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फेमिनाइन ऑफ स्वेन। ये देखिए यहां पर थोड़ा सा जेंडर से क्वेश्चन पूछा गया है, ये जेंडर में पूछा गया है, यानी स्वेन का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्वेन मीन्स होता क्या है। स्वेन मीन्स होता है प्रेमी या छैला। ये मैंने जेंडर टॉपिक करा भी दिया है, ये आपको आई बटन पे यहां पर लिंक मिल रहा होगा, आप यहां से जेंडर बटन को जेंडर वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो मैंने वहां पर बताया आपको कि स्वेन जो है, इसका जो फेमिनाइन होता है वो होता है निम्फ, NYMPH, इसका मतलब होता है सुंदर स्त्री। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14, सिंगुलर नाउन ऑफ मीडिया। तो मीडिया का सिंगुलर नाउन क्या होता है, मीडिया जो शब्द है वो लैटिन भाषा के मीडियम शब्द से बना हुआ है। मीडियम का अगर प्लूरल किया जाए तो एक तो मीडियम्स भी हो सकता है और मीडिया भी हो सकता है, तो मीडियम इज करेक्ट, यहां पर मीडियम लिख देंगे आप। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ मीडिया क्या हो जाएगा, मीडियम। अगला 15 क्वेश्चन देखिए, पास्ट फॉर्म ऑफ डील। तो डील डेल्ट, डेल्ट यानी DEALT, सेकंड फॉर्म पूछी गई है यहां पे, तो डेल्ट हो जाएगा DEALT। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एडजेक्टिव ऑफ साइंस। साइंस का एडजेक्टिव बताना है आपको, तो आप क्या बोलते हैं, जैसे साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य, तो फैक्ट की यानी विशेषता क्या होगी कि वो कैसा है, साइंटिफिक है। तो साइंटिफिक वर्ड कैसा हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। साइंस का एडजेक्टिव क्या हो गया, साइंटिफिक। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 17 को करने से पहले हम डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं, और ये डायरेक्शंस जो हैं वो 17 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक के लिए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, यानी जो इनमें फिल इन द ब्लैंक्स को मतलब भरना है, खाली स्थान भरने हैं आपको। 17 क्वेश्चन है, मुंबई इज ब्लैंक देन दिल्ली, यानी मुंबई दिल्ली से दूर है, ये कहना चाहते हैं। तो देखिए ऑप्शन बन दिया गया है फर्दर, तो फर्दर का मतलब होता तो आगे है, लेकिन ये समय की बात होती है, समय में आगे। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, और फार्दर का मतलब होता है दूरी में आगे। तो मुंबई जो है वो दूरी में आगे होगा, यस ऑफ कोर्स, तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 18 देखिए, हैव यू हैड ब्लैंक ब्रेड, क्या आपके पास में ब्रेड है। तो सम अगर करोगे तो इसके बाद में प्लूरल नाउन होना चाहिए। फॉर करोगे तो यहां पर फॉर का कोई सेंस नहीं है, विच का कोई सेंस नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, एनी, यानी हैव यू हैड एनी ब्रेड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, नाइदर मैन नॉर वीमन ब्लैंक कम। दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम के टॉपिक में मैंने आपको ये बताया था कि जब दो सब्जेक्ट्स को आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो आदि से जोड़ा जाता है तो वर्ब सदैव नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहती है। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, वीमन। वीमन के अकॉर्डिंग क्या करोगे, प्लूरल हैव। ठीक है, आर लगाते हो तो ING होना चाहिए। हैज दोनों ही जगह पे प्लूरल है, तो हैज आ नहीं सकता, इज भी नहीं आ सकता, तो क्या करना पड़ेगा, हैव। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्लीज कम बिफोर ब्लैंक सो दैट वी कुड फिनिश दैट ऑन टाइम। देखिए दोस्तों क्या है कि कृपया आइए ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें, समय से सॉल्व कर सकें। तो क्या हो जाएगा, एडजस्टिंग। एडजस्टिंग का मतलब होता है समायोजन, और एडजेसेंट का मतलब होता है जुड़ा हुआ, और क्वेरी का मतलब होता है प्रश्न करना।
ठीक है, तो अब आपको यहां पर ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। यहां पर आपको करना पड़ेगा बिफोर लॉन्ग। बिफोर लॉन्ग का मतलब होता है समय से कार्य होना। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ में शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।